कहानी की शुरुआत में हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, दीवारों के उस पार, जहां इंसानियत की सबसे जांबाज फौज स्काउट रेजिमेंट जंग लड़ रही थी। दीवारों के गेट खुल रहे हैं, बाहर खड़ी भीड़ चिल्ला रही है, कमांडर एरविन, उन टाइटन्स की धज्जियां उड़ा देना। वहीं कुछ लोग इंसानियत के सबसे मजबूत सिपाही कैप्टन लीवाई का नाम ले रहे हैं, लेकिन लीवाई को यह सब पसंद नहीं। वो हमेशा की तरह अपनी ठंडी और संजीदा आवाज में कहता है, बस भी करो यार। उनके साथ खड़ी सेक्शन कमांडर हांजी, जो टाइटन्स को लेकर हमेशा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती है, हंसते हुए कहती है, लीवाई, अगर ये लोग तुम्हें असलियत में जान जाते ना तो कभी ऐसी तारीफ नहीं करते। हांजी दीवारों के बाहर कदम रखते ही झूम उठती है, वाह, हम फिर से टाइटन्स के इलाके में आ गए। काश आज कोई बहुत ही अनोखा, कोई अजीब सा एबनॉर्मल टाइटन देखने को मिल जाए। इस पर लीवाई उसका सर अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, सबसे बड़ा एबनॉर्मल तो हमारे बीच ही खड़ा है, मेरा मतलब तुमसे है हांजी। स्काउट रेजिमेंट का असली काम था दीवारों के बाहर जाकर इंसानी बस्तियों के विस्तार के लिए रास्ते खोजना और टाइटन्स के राज से पर्दा उठाना। हालांकि अब पहले के मुकाबले सिपाहियों की ट्रेनिंग और सर्वाइवल रेट काफी बेहतर हो चुका था, लेकिन फिर भी जब भी ये फौज बाहर जाती थी, अपने 30% से ज्यादा जाबाज सिपाहियों को खो देती थी। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं एक खौफनाक मंजर। एक सिपाही एक विशाल टाइटन के मुंह में फंसा हुआ है। मौत उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा है। वो टाइटन से चीख कर कहता है, याद रखना, एक दिन तुम सब सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह जाओगे। इंसानियत तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। वो अपनी आखिरी ताकत समेटकर अपनी ब्लेड टाइटन के मुंह में घोंप देता है। टाइटन दर्द से तड़पकर उसे और जोर से दबाता है। सिपाही चीखता है, तुम सबकी मौत कैप्टन लीवाई के हाथों लिखी है। और ठीक उसी पल, जैसे कोई बिजली कड़की हो, कैप्टन लीवाई वहां हवा को चीरते हुए आता है। एक ही झटके में वो उस टाइटन की गर्दन काट देता है। लीवाई चारों तरफ देखता है, 2 टाइटन लेफ्ट में हैं और एक राइट में। तभी वहां पेट्रा अपने दोस्तों के साथ आती है और कहती है, कैप्टन, रीइंफोर्समेंट यूनिट आ चुकी है। लीवाई बिना वक्त गंवाए हुक्म देता है, तुम इस जख्मी सिपाही को संभालो, बाकी दोनों राइट वाले को देखो, लेफ्ट वालों को मैं अकेला संभालता हूँ। दूसरी तरफ हांजी अपने ही अंदाज में एक टाइटन के सामने रोने का नाटक करते हुए कहती है, शांत हो जाओ प्यारे टाइटन, मैं तुम्हें बिना दर्द दिए चैन की मौत दूंगी। टाइटन उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हांजी पलक झपकते ही उसकी पहुंच से दूर होकर उसे ढेर कर देती है। नए सिपाही हांजी की इस दीवानगी और स्किल को देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं लीवाई का कहर जारी था। वो एक टाइटन को मारकर तुरंत दूसरे की आंखों पर अंधाधुंध वार करता है। टाइटन दर्द से हिलने लगता है, लेकिन लीवाई उसके ऊपर चढ़कर हवा में ही अपनी ब्लेड बदलता है और उसकी गर्दन का मांस चीर देता है। जंग जीतने के बाद लीवाई अपने हाथ पर लगे टाइटन के खून को देखता है और चिढ़कर कहता है, घिनौना, हमेशा की तरह गंदा खून। वो तुरंत पेट्रा और उस जख्मी सिपाही के पास जाता है। पेट्रा रोते हुए कहती है, कैप्टन, इसका खून नहीं रुक रहा है। वो मरता हुआ सिपाही कांपते हाथों से लीवाई का हाथ थामने की कोशिश करता है और पूछता है, कैप्टन, क्या मेरी मौत इंसानियत के कुछ काम आएगी, या मैं भी बिना कुछ बदले यूं ही मर जाऊंगा? लीवाई उस सिपाही का खून से सना हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प साफ दिखता है। वो कहता है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है और तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारा ये जज्बा हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं एक भी टाइटन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंसानियत की जीत होगी। पेट्रा धीरे से कहती है, कैप्टन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लीवाई पूछता है, क्या उसने मेरी आखिरी बात सुनी? पेट्रा उसके शांत चेहरे को देखकर कहती है, हाँ सर। उसके चेहरे के सुकून को देखकर लगता है उसने सब सुन लिया। तभी कमांडर एरविन वहां घोड़े पर सवार होकर आते हैं और एक चौंकाने वाला फैसला सुनाते हैं, लीवाई, हम वापस लौट रहे हैं। लीवाई हैरान और गुस्से में कहता है, क्या हम और आगे जा सकते हैं? मेरे सिपाही यूं ही बेमकसद नहीं मरे हैं। एरविन गंभीर होकर कहते हैं, सारे टाइटन्स तेजी से नॉर्थ की तरफ यानी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल 5 साल पहले जैसा मंजर है। मुझे डर है कि दीवार फिर से टूट चुकी है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है, लेकिन एरन के दिमाग के अंदर। एरन एक खौफनाक फ्लैशबैक या कहें तो एक कड़वी याद में खोया हुआ था। वो उस टाइटन के पेट के अंदर था जिसने उसे निगल लिया था। चारों तरफ सिर्फ खून का तालाब था और उसके अपने साथी रिक्रूट्स की कटी फटी लाशें तैर रही थीं। वो नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एरन दर्द और बेबसी से चीख रहा था। तभी उस मरे हुए सैनिकों के ढेर में से एक हल्की सी आवाज आती है। एक अधमरी लड़की रोते हुए कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे घर जाना है, माँ। और देखते ही देखते वो भी उस खून के दलदल में डूब जाती है। ये देखकर एरन के दिमाग में अपनी माँ की मौत का वो खौफनाक मंजर दोबारा घूम जाता है। उसका दिल दहल जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
इन टाइटन्स ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी जिंदगियां, हमारे अपने, हमारी माँ और हमारे मासूम सपने। क्या हम सिर्फ इनके हाथों मरने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं। एरन का रोना अब गहरे गुस्से और नफरत में बदल जाता है। वो अपना कटा हुआ हाथ ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं तुम सबको मिटा दूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। और तभी उस टाइटन के पेट के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। एक विशाल मांसल हाथ उस टाइटन का मुंह चीरते हुए बाहर निकलता है। एरन अपनी बेकाबू नफरत और जिद के दम पर पहली बार एक डीमन जैसे अटैक टाइटन के रूप में बाहर आता है और अपने आसपास के टाइटन्स पर काल बनकर टूट पड़ता है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। यही चीखते हुए एरन अचानक होश में आता है, जैसे वो किसी बहुत बुरे सपने से जागा हो। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थीं। मिकासा तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठती है और पूछती है, एरन क्या तुम ठीक हो? आर्मिन भी घबराया हुआ कहता है, एरन मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन जब एरन अपनी आंखें पूरी तरह खोलता है तो जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ इंसानी सिपाही हथियार ताने, तोपें सेट किए उन्हें घेरे खड़े थे। उन सब की आंखों में एरन के लिए कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि मौत जैसा खौफ और नफरत थी। एरन बुरी तरह उलझन में पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हथियार क्यों उठाए हुए हैं? ये तलवारें, ये तोपें हमारी तरफ क्यों हैं? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई टाइटन हूँ? उसे कुछ भी याद नहीं था कि टाइटन बनकर उसने क्या किया था। इसी बीच दीवार के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां कोनी बाकी बचे सिपाहियों को बता रहा होता है कि वे किस तरह मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। क्रिस्टा बेहद दुखी होकर कहती है, ये सब सुनने में ही कितना खौफनाक लग रहा है। मुझे माफ करना, मैं उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। यमीर तंज कसते हुए कहती है, हाँ हम सब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। क्रिस्टा पूछती है, इसका मतलब जो लोग यहाँ नहीं दिख रहे वे सब मारे गए? कोनी भारी मन से हाँ में सिर हिलाता है। यमीर तुरंत पूछती है, इसका मतलब मिकासा भी? कोनी कहता है, नहीं मिकासा ठीक है, वो जीन और बाकियों के साथ सुरक्षित वापस आ गई थी। यमीर राहत की सांस लेकर जीन से मिकासा के बारे में पूछती है, लेकिन जीन खामोश रहता है और बस पानी पीने लगता है। उसके चेहरे पर एक गहरा राज छिपा था। वो जानता था कि जो सच अंदर चल रहा है वो बाहर आते ही तहलका मचा देगा। दीवारों के ऊपर मिस्टर हैंस अपने साथी सिपाहियों के साथ तैनात थे। एक जूनियर सिपाही उनसे कहता है, सर हमारा काम तो हो गया, लेकिन मुझे अपने उन दोस्तों की फिक्र है जो वैनगार्ड में थे। वो आगे कहता है, मैंने सुना है कि आपने जिन 3 बच्चों को 5 साल पहले बचाया था वे भी अब रिक्रूट्स बनकर वैनगार्ड में ही तैनात हैं। मुझे माफ करना सर, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। हैंस मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, वो बच्चे सही सलामत होंगे। उन तीनों में एक अनोखा हुनर है। मिकासा असाधारण रूप से ताकतवर है, एरन के इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं और आर्मिन का दिमाग बहुत तेज है। मुझे पूरा यकीन है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हैंस को क्या पता था कि जिन बच्चों पर उन्हें इतना नाज है वे इस वक्त अपनी ही फौज के सामने मौत के मुहाने पर खड़े हैं। गैरिसन रेजिमेंट का डरपोक और क्रूर कैप्टन किट्स वेलमैन अपनी कांपती लेकिन कड़क आवाज में चिल्लाता है, रिक्रूट एरन येगर, मिकासा एकरमैन और आर्मिन अर्लर्ट, तुम्हारी हरकतें सीधे सीधे देशद्रोह और इंसानियत के खिलाफ बगावत हैं। अपनी सफाई में जो कहना है कहो, लेकिन याद रखना अगर अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तो ये तोपें तुम्हें यहीं उड़ा देंगी। वेलमैन सीधे एरन की तरफ उंगली उठाता है और वो खौफनाक सवाल पूछता है, अब सच सच बताओ, तुम असल में क्या हो, एक इंसान या फिर इंसानी भेष में छुपे कोई टाइटन? एरन घबराकर चिल्लाता है, सर मुझे आपका ये सवाल समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या हूँ मतलब? वेलमैन गुस्से से लाल होकर चीखता है, मासूम बनने का नाटक बंद करो। यहाँ सैकड़ों गवाह खड़े हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी आंखों से उस मरे हुए टाइटन के शरीर के अंदर से जिंदा बाहर निकलते देखा है। तुम बिना किसी नुकसान के दीवार के अंदर कैसे आ गए? भले ही तुम सीधे राजा की कमान के तहत आने वाले बेहतरीन रिक्रूट हो, लेकिन इस भयानक सिचुएशन को देखते हुए मैं बिना किसी की परमिशन के भी तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूँ। आर्मर टाइटन कभी भी हमला कर सकता है, मैं इंसानों की और कुर्बानियां जाया नहीं होने दूंगा। तभी रिको नाम की एक सीनियर सिपाही वेलमैन से कहती है, कैप्टन ये लोग सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें यहीं मार देने में ही हम सबकी भलाई है, इनसे कोई काम की जानकारी नहीं मिलने वाली। दूसरा सिपाही भी कहता है, हाँ कैप्टन अभी सही मौका है, ये अपने इंसानी रूप में है, इसे आसानी से मारा जा सकता है। ये सुनते ही मिकासा के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी दोनों ब्लेड्स निकालती है, एरन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और अपनी जानलेवा ठंडी आंखों से पूरी फौज को घूरते हुए कहती है, अगर यहाँ किसी को भी अपनी जान से हाथ धोना है तो शौक से आगे आए, मैं अपनी तलवार की धार दिखाने में 1 सेकंड भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मिकासा का यह खौफनाक रूप देखकर कैप्टन वेलमैन के पसीने छूट जाते हैं। उसका एक साथी सिपाही धीरे से उसके कान में कहता है,
कैप्टन संभल कर, वो मिकासा एकरमैन है। उसकी ताकत अकेले ही 100 सैनिकों के बराबर मानी जाती है। उसे खोना हमारी सेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आर्मिन भाप जाता है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। वो मिकासा और एरन से कहता है, हम इनसे लड़कर नहीं जीत सकते। अगर हम अपनों को ही मार देंगे तो फिर इस दीवार के बाहर हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमें बातचीत से ही इस मुसीबत का हल निकालना होगा। कैप्टन वेलमैन अपनी तलवार हवा में लहराते हुए आखिरी बार चिल्लाता है, मैं आखिरी बार पूछता हूँ एरन जैगर, तुम इंसान हो या टाइटन? एरन सोचता है, मुझे ऐसा जवाब देना होगा जिससे मिकासा और आर्मिन की जान बच सके। यहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगी है। वो फेफड़ों की पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, मैं एक इंसान हूँ सर। लेकिन डर से अंधा हो चुका वेलमैन कहता है, झूठ, तुम सब टाइटन हो। सैनिकों, फायर! और वो अपना हाथ नीचे कर देता है। सैनिक तोप की रस्सी खींच देते हैं। एक भारी तोप का गोला सीधे एरन, मिकासा और आर्मिन की तरफ हवा को चीरते हुए बढ़ता है। मिकासा तुरंत एरन को पकड़कर भागने की कोशिश करती है। ठीक उसी पल एरन की नजर उसके गले में लटकी हुई उस पुरानी चाबी पर पड़ती है। समय जैसे थम जाता है। एरन एक गहरे फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे अपने पिता डॉक्टर ग्रिशा येगर का रोता हुआ चेहरा याद आता है, जो उसके हाथ में एक अजीब सा इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ग्रिशा कह रहे होते हैं, एरन, इस चाबी को हमेशा अपने पास रखना, इसे कभी मत खोना। जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें हर हाल में वॉल मारिया को वापस जीतना है और हमारे घर के उस तहखाने में पहुंचना है। वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस इंजेक्शन से तुम्हारी याददाश्त कुछ समय के लिए धुंधली हो जाएगी, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी ये ताकत तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों मिकासा और आर्मिन की रक्षा करेगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। तोप का गोला बिल्कुल सिर पर था। एरन बिना सोचे अपने अंगूठे और हाथ को दांतों से पूरी ताकत से काट लेता है। कड़कड़ाती हुई बिजली कड़कती है। एक जोरदार पीला लाल ब्लास्ट होता है, जो पूरी दीवार को हिलाकर रख देता है। हर तरफ सिर्फ खौफनाक धुआं और धूल फैल जाती है। कैप्टन वेलमैन और उसके सैनिक डर के मारे पीछे गिर जाते हैं। धीरे धीरे जब धुआं छटता है तो वहां खड़े हर एक इंसान की जान हलक में आ जाती है। सामने कोई लाशें नहीं थी, बल्कि वहां एक टाइटन का आधा विशालकाय कंकाल और मांस का ढांचा खड़ा था, जिसने अपने बड़े से हाथ से उस तोप के गोले को हवा में ही रोककर मिकासा और आर्मिन को पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया था। एरन ने अपनी इंसानी इच्छा और अपनों को बचाने के संकल्प से एक बार फिर टाइटन की अधूरी बॉडी को जन्म दे दिया था। अब पूरी फौज के सामने यह साबित हो चुका था कि एरन येगर के अंदर एक ऐसी अनजानी खौफनाक ताकत है जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है।